इससे पहले भारत बंद बुलाने वाले कुछ संगठनों से जुड़े लोग महाराष्ट्र के कुछ शहरों में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। सड़कों पर मार्च करते हुए लोगों के ये प्रदर्शन अचानक उपद्रव में बदल गया। हिंसा और तोड़फोड़ की शिकायतें मिली, यहां तक कि पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस को भी लाठियां चलानी पड़ी। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान भीड़ की तरफ दौड़े और उसी वक्त आंसू गैस की गोलियां छोड़े जाने की आवाज भी आती रही। इसके बाद तो भीड़ छट ही गई। जो दौड़ नहीं पाए वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस वालों ने फिर तो किसी को नहीं बख्शा। इससे पहले काफी देर तक पुलिस वाले भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। बातचीत भी कई बार हुई, लेकिन हंगामा बंद नहीं हुआ। यहाँ तक कि पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिनमें एडिशनल एसपी भी शामिल हैं। जब सारी कोशिश नाकाम हो गई और भीड़ ने पत्थर चलाने बंद नहीं किए, तब जाकर पुलिस ने भीड़ पर ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन नांदेड़ अकेला ऐसा शहर नहीं है जहां बंद के दौरान भीड़ ने उपद्रव शुरू किया। अमरावती में तो बाजार के बीच से लोगों की भीड़ गुजरी और भीड़ में शामिल लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ भी की, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। घटना तब हुई जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ बाजार से गुजर रही थी, लेकिन कुछ लोग एक दुकान की तरफ पहुंच गए। कहा जा रहा है कि बातचीत इतनी बढ़ गई कि भीड़ में शामिल लोग दुकान का सामान हवा में उछालते और यहाँ वहां फेंकते हुए दिखने लगे। बाद में जब मीडिया के कैमरे वहां पहुंचे तो पता चला कि भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ तक की। ऐसी ही हिंसा की खबरें मालेगांव से भी सामने आई। मालेगांव में तो बेकाबू भीड़ से पुलिस का आमना सामना हो गया। ये नौबत तब आई जब हंगामे और तोड़फोड़ की शिकायतों के बाद पुलिस की कई टीमें हालात काबू में करने पहुंची, लेकिन पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थर बरसने लगे। भीड़ और पुलिस के बीच लंबा संघर्ष चला। हालात बिगड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया और सरकार से हालात पर जल्द काबू करने की अपील की। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई में बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि खुर्शीद ने किताब में हिंदुत्व से जुड़ी जो बातें लिखी हैं उसके लिए वो माफी मांगे। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब के एक हिस्से में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से की, जिसके विरोध में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंची बहुत सारी महिलाएं तो थाने के सामने जमीन पर बैठ गईं। प्रदर्शन में शामिल बाकी लोग वहीं खड़े रहे। उन्होंने आक्रामक अंदाज में नारे लगाए और मांग की कि सलमान खुर्शीद माफी मांगे। यही नहीं, बीजेपी ने ये मांग भी की कि महाराष्ट्र सरकार खुर्शीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। हमारी मांग है कि ठाकरे सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की मांग है। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ तो की गई, लेकिन साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर विवादास्पद बातें भी लिखी गईं, जिनके विरोध में बीजेपी मैदान में उतर आई। यूपी की योगी सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को एक्सप्रेसवे की सौगात देने की तैयारी पूरी कर ली। अब 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन के दिन एक्सप्रेसवे का स्वागत किस तरह होगा, इसकी झलकियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। आसमान से उठता लड़ाकू विमानों का शोर और एक्सप्रेसवे को चूमकर निकल जाने के इन विमानों के उतावलेपन ने 4 दिन पहले ही लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। जाहिर है, पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने के मौके पर भारतीय वायुसेना के विमान अपने सैन्य कौशल के एयर शो को धूम धड़ाके में बदल देंगे। वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर तो अभी से एक्सप्रेसवे से उड़ान भरते दिखने लगे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए डिफेंस का जो हेलीकॉप्टर है इस वक्त जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस से ये उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर इसकी भव्यता में कोई कसर न रह जाए, इसे लेकर आखिरी वक्त तक काम होता दिखा। यही नहीं, पूरी तैयारियों पर नजर रखने के लिए यूपी सरकार के अधिकारियों का अमला सुल्तानपुर सहित 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर जगह जगह तैनात नजर आया। और अब तक हुई तैयारियों और काम की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी का काफिला भी सुल्तानपुर पहुंच गया। सीएम योगी ने 16 नवंबर को होने वाले कार्यक्रमों पर तो चर्चा की ही, साथ ही उन जगहों का भी मुआयना किया जहां से प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शुरुआत बताया और आगे की योजनाओं का भी जिक्र किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सुल्तानपुर में जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का मुख्य समारोह होगा, वहां एयर शो की तैयारियों के लिए सेना के अधिकारी और जवान आने वाले 4 दिनों तक इसी तरह डटे रहेंगे, जबकि सुरक्षा के लिहाज से यूपी पुलिस के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। चूंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था और इसके बनने से उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को फायदा होगा, इसलिए योगी सरकार ने प्रधानमंत्री के ही हाथों इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराने का फैसला किया।
और पीएम मोदी C-130J सुपर हर्कुलीज विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, जो लखनऊ के चांदसराय गांव से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक फैला है। बताया गया कि 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर 22,494 करोड़ की लागत आई, जिसे कोरोना महामारी के बावजूद केवल 19 महीने में पूरा कर लिया गया। इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 गाड़ियां दौड़ेंगी ही। साथ ही ये यूपी का दूसरा एक्सप्रेसवे होगा जो लड़ाकू विमानों के उतरने लायक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से महज 4 घंटे में लखनऊ से गाजीपुर पहुंचना संभव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की सभा में टिकट के लिए मारपीट हो गई। वहां समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ी जनसभा बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि सभा के दौरान पूर्व मंत्री और शिवकांत ओझा अपने कई समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, जो मंच पर ही बैठ गए, जिसके बाद शुरू हुई टिकट की लड़ाई, क्योंकि वो टिकट के लिए नारे लगाने लगे। नौबत यह आ गई कि मंच पर नेताओं के बीच खींचतान होने लगी। 2 नेता तो बोलने के लिए एक दूसरे से माइक छीनते नजर आए। कहा सुनी भी हुई, मारपीट की नौबत भी आ गई, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोगों को वहां से जाने के लिए बोला गया। जिसके बाद टिकट के मुद्दे पर नाराज समाजवादी पार्टी के नेता और उनके समर्थक मंच से उतरे और गुस्से में वहां से निकल गए। उत्तराखंड पुलिस में पहली बार शामिल की गई महिला कमांडो फोर्स ने अपनी शानदार ट्रेनिंग और हुनर से सबको चौंका दिया। राज्योत्सव के मौके पर हुए एक आयोजन में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें महिला कमांडो ने एक ऑपरेशन चलाकर आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन इसमें महिला कमांडो के लिए चुनौतियां कम नहीं थी। एक मैदान में की गई इस मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि एक अस्पताल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। उन्होंने बंदूक की नोक पर कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। इसकी खबर मिलते ही पहले से मुस्तैद महिला कमांडो एक्शन में आ गई और इमारत से रस्सी के सहारे ऐसी उतरी कि हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद 2 महिला कमांडो ने उल्टा लटककर इमारत की खिड़की पर विस्फोटक लगाया और खिड़की के रास्ते से इमारत के अंदर दाखिल हुई। इसके बाद एक-एक कर महिला कमांडो रस्सी पर लटककर दूसरी इमारत तक पहुंची। चौकन्नी निगाहों और शानदार रणनीति के सहारे महिला कमांडो दस्ता अस्पताल की तरफ बढ़ा। अस्पताल के दरवाजे को खास तरीके से विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। इसके बाद महिला कमांडो ने आतंकी बने लोगों के हौसले पस्त कर दिए। एक व्यक्ति जिसको मॉक ड्रिल के लिए आतंकी बनाया गया था, उसको मार गिराया गया, जबकि एक को पकड़ लिया गया। यही नहीं, बंधक बनाए गए लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। बंधकों की तलाशी ली जा रही है। अपनी शानदार ट्रेनिंग और हुनर से महिला कमांडो दस्ते ने साबित कर दिया कि वो आतंकियों से लोहा लेने और उन्हें धूल चटा देने का दम रखती हैं। गुजरात में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई। राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को निर्देश दे दिया कि वो उन सभी लोगों की सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दें जिन्होंने कोरोना के टीके की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। और यही वजह रही कि अहमदाबाद नगर निगम भी इस पर सख्त हो गया। आदेश आया तो नगर निगम के कर्मचारी उन तमाम जगहों पर तैनात हो गए जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, जैसे पार्क, बाजार और बस अड्डे। लेकिन एक पार्क के बाहर जुटे कुछ लोगों ने इस पर बवाल खड़ा कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें अहमदाबाद नगर निगम के एक अफसर से कुछ लोग वैक्सीनेशन पूरी होने का सर्टिफिकेट मांगने पर उलझते नजर आए। जगह जगह सख्ती बरतनी शुरू हुई तो कई लोग थोड़े कंफ्यूज भी हो गए, जिसे बाद में प्रशासन की तरफ से क्लियर किया गया। तारीख उनकी अभी आई नहीं है सेकंड डोज के लिए, तो आप उनको अलाउ कर सकते हैं। बस सेकंड डोज की तारीख निकल गई है और लिया नहीं है तो हम उनको अलाउ नहीं कर सकते। उन सभी सार्वजनिक जगहों पर उन्हीं लोगों को जाने दिया गया जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाया। डिसीजन देश हित में बहुत ही अच्छा है और सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। बताया गया कि गुजरात में 32 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज के बाद दूसरी नहीं लगवाई, जबकि ये संख्या अहमदाबाद में 9 लाख से ज्यादा है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर कुछ इस तरह घुला कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। राजधानी की हवा में प्रदूषण का खतरनाक स्तर लगातार बरकरार है। कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार ही रहा। और यही वजह रही कि कई इलाकों में सुबह से ही स्मॉग छाया रहा। ऐसे में लोगों के लिए गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर चलना मजबूरी हो गया। कनॉट प्लेस से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि ये तस्वीरें सुबह के 7 बजे के आसपास की होंगी। हालांकि कुछ लोगों ने इस बढ़ते प्रदूषण के लिए कहीं न कहीं गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कसूरवार माना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो सके, क्योंकि मेन पॉल्यूशन बढ़ाने का मेन कारण मुझे लगता है कि वाहन ही है। कहीं कहीं तो इतनी गहरी धुंध छाई कि दिल्ली वालों को न केवल आने जाने में बल्कि सांस लेने में भी परेशानी हुई। उन लोगों को तो खासकर जो सुबह उठकर वॉक या कसरत करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
सर्दी जुकाम काफ़ी दिक्कत है, इससे जुकाम काफ़ी बढ़ रहा है इससे। ये हालात दिल्ली के मयूर विहार इलाके के भी रहे। गाड़ियां हेडलाइट जलाकर सड़कों पर रेंगती दिखी और आसमान प्रदूषण की चादर से ढका नजर आया। वहां कुछ दूरी के बाद क्या है ये पता लगाना भी मुश्किल दिखा। तस्वीरों के जरिए देखने और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कितना बुरा हाल है। घनी चादर है स्मॉग की और इसकी वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम की है। दिल्ली में धुंध का आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी कहीं गुम दिखाई दिए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से महज 100 या 200 मीटर की दूरी में है। ये इमारतें सामने होने के बावजूद ठीक से नजर तक नहीं आई। ये हालात राजधानी के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिले, क्योंकि उन जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली की हवा ऐसी जहरीली हुई कि फिलहाल उसके सुधरने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे। कुछ इलाकों में तो प्रदूषण का स्तर इतनी खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया कि वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 का आंकड़ा छूने को है, जिनमें जहांगीरपुरी, आनंद विहार, वजीरपुर जैसे इलाके शामिल हैं। बवाना और रोहिणी में भी AQI का स्तर 480 और 482 रिकॉर्ड किया गया। ITO इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 467, दिल्ली एयरपोर्ट के पास 412 AQI रहा, तो वहीं नरेला इलाके में AQI का स्तर 481 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में भी सुबह AQI 484 पहुंच गया। लिहाजा राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए केंद्र ने सरकारी और निजी कंपनियों से गाड़ियों के इस्तेमाल में 30% तक कटौती करने की अपील की। बताया गया कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली NCR को प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है, इसलिए सरकार और सभी एजेंसियों को भी एक्शन में तेजी लाने के लिए कहा गया है। यही वजह रही कि प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में पाबंदी के बावजूद काम जारी रखने वाली एक कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा। पराली जलाने की ताबड़तोड़ घटनाओं की वजह से दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने राजधानी में एंटी डस्ट अभियान चलाया, जिसके तहत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां उन्हें जगह जगह खुदे हुए बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। इन गड्ढों को न तो ठीक से ढका गया था और न ही उन पर पानी का छिड़काव किया गया था, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि उनसे उड़ने वाली धूल दिल्ली की मुश्किल और बढ़ाएगी। इसी वजह से गोपाल राय कंपनी के लोगों पर भड़क गए। लेकिन उसकी जो धूल बंद करने से धूल बंद हो जाएगी, जब धूल खोद दिया तो। यही नहीं, इस लापरवाही पर गोपाल राय ने ऑन द स्पॉट फैसला लिया और कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। डस्ट को लेकर के कई इलाकों में अनियमितता पाई गई है, इसलिए यहाँ पर 5 लाख का अभी जो है जुर्माना लगाया गया। दिल्ली सरकार की ओर से यह जुर्माना भारत सरकार की कंपनी NBCC पर लगा। MP के झाबुआ में 12 गांव के किसान ज्यादा मुआवजे की मांग के साथ धरने पर बैठ गए। एक परियोजना के लिए उन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। आरोप है कि जमीन के बदले जो मुआवजा उन्हें दिया गया वो इसी परियोजना के पुनर्वास का फायदा उठाने वाले दूसरे जिले के किसानों के मुकाबले बेहद कम था, जिससे नाराज कई किसान माही नदी पर बने डैम पर ही प्रदर्शन करने लगे। किसान हाथ में बैनर और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे। किसानों के मुताबिक माही नदी पर डैम बनाए जाने के दौरान उनकी जमीनें डूब इलाके में आ गई थी। आरोप है कि उनकी जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें जो मुआवजा दिया गया वो नाकाफी था। आरोप यह भी है कि उन्हें दिया गया मुआवजा झाबुआ के पास बसे धार जिले के किसानों की तुलना में काफी कम था, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह ठीक तरह से बस नहीं सके। लिहाजा किसानों ने अब ज्यादा मुआवजे की मांग की। परियोजना एक है तो मुआवजा भी बराबर मिलना चाहिए, और उनको दूसरी बार फिर मिल चुका है, तीसरी बार फिर अभी अवार्ड हो गया है। मांग अगर नहीं सुनेगा तो हम कैनल नहीं छोड़ने देंगे। किसानों को समझाने के लिए परियोजना से जुड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। परेशान किसानों ने अपनी मुसीबत का हल निकालने के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया। कोर्ट का मामला है तो इस मामले में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। किसानों ने बताया कि पुनर्वास योजना का फायदा ठीक तरह से नहीं मिलने की वजह से उन्हें मजदूरी के सहारे जीना पड़ रहा है। कोरोना महामारी से जंग में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन का लोहा दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने भी माना, जिसमें तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर इसके असरदार होने का दावा किया गया और बताया गया कि भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से बचाव में कोवैक्सीन 65.2% कारगर, जबकि बाकी वेरिएंट से बचाने में ये 70.8% तक असरदार है। यही नहीं, लक्षण वाले मरीजों की जान बचाने में इसे 78.8% प्रभावी माना गया और कोरोना की गंभीर बीमारी से बचाने में इसे 93.4% तक कारगर पाया गया। बताया गया कि वैक्सीनेशन के बाद इसके गंभीर साइड इफेक्ट सिर्फ 0.5% से भी कम मिले। इन नतीजों से भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वैक्सीन पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब मिल गए। भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में छिपे पाकिस्तानी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए सुरक्षा बल ने
जम्मू कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान के 38 आतंकियों की लिस्ट बना ली है, जिनमें 27 आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हैं और 11 आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। खबर है कि इनमें 4 आतंकी श्रीनगर और 3 कुलगाम में छिपे हो सकते हैं, जबकि 10 आतंकियों के पुलवामा और 10 के बारामूला में छिपे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि बाकी के 11 आतंकी घाटी के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। खबर है कि आतंकी बीते कुछ महीनों में सुरक्षा बल के जवानों पर हुए हमलों में शामिल रहे हैं।